जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बक्स में। तो दोस्तों, आप सब ने हमारी जो मैथ्स का जो मॉडल पेपर का था आपने पहली वीडियो देख ली होगी, जिसमें कि 50 क्वेश्चन हमने ऐसे कवर अप किए थे। और ये दूसरी वीडियो है मैथ्स की मॉडल पेपर की क्लास 10th बिहार बोर्ड वालों के लिए, जो कि 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को ऐसे कोई भी डाउट ना रह जाए। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 10th मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अभी फिर से डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो ने आप लोग देखा था, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था 50 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए थे। उसके बाद का ये नेक्स्ट सेट है जिसमें कि हम लोग आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले उसका ऐसे आंसर करें, उसके बाद ऐसे आप वीडियो का ऐसे आंसर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा करके, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियोज़ के लिए ऐसे कमेंट कीजिए कि हाँ, इस तरह की वीडियो आपको ला करके देनी है कि नहीं देनी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है उसका आप लोग आंसर पहले बनाएंगे खुद से, उसके बाद ऐसे हमारे आंसर को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा परिमेय है। तो देखिए आपको चारों ऑप्शन में देखकर बताना है कि कौन सा संख्या है वो परिमेय है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है पाई, बी दिया हुआ है √7, सी दिया हुआ है √16/25 और डी कितना दिया हुआ है तो 3√3/√2। अब देखिए इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया हुआ है √16/25 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/5 आएगा, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। यानी कि 4/5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। यानी कि दोस्तों ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका जो मूल है वो अल्फा बीटा है, तो आपको मान किसका निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा का। तो देखिए हम लोग कैसे मान फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए आप फार्मूला जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए -b के जगह पर क्या चीज़ है 2 है, और देखिए a के जगह पर क्या है तो कुछ नहीं है, तो हम बटा में कुछ नहीं लिखेंगे या फिर 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए c के जगह पर क्या चीज़ है 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। और देखिए 1 जगह पर कुछ नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे या फिर 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर कर रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा देखिए तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। देखिए अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रहे या फिर बीटा प्लस अल्फा रहे, यानी कि आपको कहेगा 2 + 3 या फिर 3 + 2। तो देखिए दोनों का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बीटा प्लस अल्फा है या फिर अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो वैल्यू है वो सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है तो -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे -2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ पर देखिए -2/3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा -2/3। तो देखिए -2/3 किस में है तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा संख्या वो अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √7 है वो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए √3/7 है, तो देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए √2/5, देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है √75/√48। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखिएगा तो कितना आएगा 5√3। यहाँ पर देखिए या इसको गुना कीजिएगा 5 × 5 तो कितना होगा 25 होगा, और 25 × 75, इसमें हम देखिए 5 को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या चीज़ करेंगे तो इसको 48 को हम कितना से तोड़ सकते हैं
तो देखिए इसको हम लोग करेंगे 16√3, यानी कि देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा और क्या चीज़ हो जाएगा √3, यानी कि इसको कर सकते हैं 4√3। अब देखिए इसमें √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 5/4। और दोस्तों 5/4 है वो परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो पूरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है वो क्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है -7, बी है y² प्लस √2, उसके बाद सी में है 3√x प्लस 2x प्लस 7 और डी में है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी में है यानी कि 3√x प्लस 2x प्लस 7 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए x है वो किस रूप में है, रूट के रूप में है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 5 नंबर सवाल, इसको आप ध्यान से समझिए। कहता है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय है। मतलब कि ये जो 2 चर रैखिक समीकरण है इसका निकाय का हल होगा वो किस तरह का होगा, मतलब कि उसका जो हल है वो असंगत होगा या फिर अद्वितीय हल होगा या फिर अपरिचित रूप से अनेक हल होगा, मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग a1, b1 और c1 का मान निकाल देंगे, फिर a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे और उसके बाद दोनों में रिलेशन देखिए सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है, 2 है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 2। अब देखिए a2 का मान कितना है, देखिए a2 का मान है 4, तो यहाँ पर देखिए 2/4 हम लोग लिख लिए। उसके बाद देखिए b1 देखिए, तो b1 कितना है, 3 है और b2 कितना है, 6 है, तो यहाँ पर देखिए 3/6 लिख लिए। उसके बाद देखिए c1 देखिए, तो c1 कितना है, 5 है और c2 कितना है, 9 है, तो बटा 9 कर दिए। अब देखिए इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात देखिए तो कितना होगा, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा और देखिए ये 5/9 रह जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यानी कि ये देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। तो देखिए जब इस तरह का कंडीशन आ जाता है यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाता है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो उसका जो हल होता है वो असंगत होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों यहीं पर देखिए अगर ये यहाँ पर देखिए कि ये बराबर नहीं होता, मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो इसका जो हल होता वो अद्वितीय होता और अगर तीनों बराबर हो जाता तो क्या होता, इसका अनेक हल होता। यानी कि तीनों कंडीशन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे, यानी कि जो d का मान है, यानी कि विवेचक को हम लोग d से सूचित करते हैं और जो d का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि d है वो 0 से बड़ा है। तो देखिए 0 से बड़ा है मतलब कि यह वास्तविक होगा। देखिए जब मूल 0 के बराबर होता है तो इसका मूल होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन अगर 0 से छोटा होता है तो उसका मूल होता है वो अवास्तविक होता है और बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो देखिए यहाँ 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा और समान नहीं होगा, मतलब कि भिन्न होगा। तो देखिए यानी कि वास्तविक और भिन्न किस में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यानी कि देखिए जब मूल 0 से बड़ा हो जाए तो हमेशा जो मूल होगा वो कितना आएगा, वास्तविक और भिन्न आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और अगर डी है वो 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, इसका जो मूल होगा वो समान होगा और 0 से छोटा रहे, मतलब कि माइनस में रहे, जैसे -2 है तो क्या होगा, इसका मूल है वो अवास्तविक होगा और क्या होगा, भिन्न होगा। उसके बाद आइए 7वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या है। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए x का मान पुट कर देना है और y का मान जो आएगा उसको लिख देना है। तो देखिए इसमें x का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2y बराबर 9। अब देखिए 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 में हम 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा और y बराबर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 यानी कि y वर्ग का मान कितना आया 2 आया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। इसमें देखिए ध्यान देना है कि आपको 2 देखिए प्लस में भी है और 2 माइनस में भी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मान आ रहा था वो प्लस में आ रहा था, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आइए 8वां क्वेश्चन में। देखिए 8वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए 8वां क्वेश्चन कहते हैं द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। तो दोस्तों विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर b² कौन है, तो सॉरी b कौन है, तो देखिए -2 है और -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर b² हो गया और -4ac, तो यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे और a कितना है, तो देखिए a है 3 है, तो यहाँ देखिए 4 गुना 3 और c कितना है, तो c देखिए 1/3 है, तो यहाँ देखिए 1/3 लिखेंगे। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पर देखिए दोनों गुना भागा में है तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 4 - 4 आ गया, तो 4 - 4 कितना होगा 0 होगा। तो देखिए 0 किस में है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन यही है। देखिए एपी दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसमें हम पदों को घटाकर देख लेंगे, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस तरह से हम 2 पद को घटाकर देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग 10 में हम लोग 4 को घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो इसका सार्वंतर कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या कर रहा है, कहता है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब D का मान होगा। यानी कि देखिए कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC है, देखिए इसको ABC नाम दे दीजिए। देखिए यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया, और कह रहा है कि D एवं E यानी कि बिंदु D एवं E इस प्रकार है, मतलब कि देखिए यहाँ पर D है और यहाँ पर बिंदु E है। देखिए और इसको हम लोग मिलाएंगे तो इस प्रकार है कि D है वो समांतर BC है, तो देखिए जो DE है ये देखिए BC के समांतर है। अब देखिए इसमें आपको BC का मान दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। देखिए BC का मान है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि D का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए BE और AC का सॉरी AB और AC का मध्य बिंदु पर है वो DE खींचा हुआ है, मतलब कि देखिए BC का आधा होगा DE। ये इसका देखिए ये त्रिभुज का नियम है कि जब जो त्रिभुज के आपको दोनों तरफ से मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनेगा उसका लंबाई होगा वो तीसरी जो माने कि जो नीचे रेखा होगा उससे आधा होगा, यानी कि देखिए BC का आधा होगा DE। देखिए BC जब 8 है तो क्या होगा D कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर किस में है, तो ऑप्शन सी में है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। अब आइए 11वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है, यानी कि आपको इसमें 11वां पद निकालना है। तो देखिए हम लोग 11वां पद कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। देखिए यहाँ पर 11वां पद निकालेंगे, n के जगह पर हम लोग 11वां पुट करेंगे। अब देखिए a कितना है, तो -3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले -3। अब देखिए प्लस, अब देखिए n-1, तो देखिए 11वां पद निकालना है, तो 11 - 1 कितना होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 10 × d, यानी कि हमको निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर यहाँ पर देखिए कितना होगा, तो देखिए -1/2 और यहाँ पर -3, यानी कि हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +3। अब देखिए इसको निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1 और +3 दूना 6, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/2, तो D का मान यहाँ पर देखिए 5/2 रख दिए। देखिए तो देखिए 5 दूना 10 कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए 5 × 5 यानी कि 25 और -3 करेंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा। 25 - 3 कितना होगा 22 होगा। तो देखिए 22 किस में है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 नंबर सवाल
कहता है दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, एक ABC है और दूसरा DEF है, और पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि कौन सा क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर हो गया B और यहाँ पर हो गया C, और देखिए दूसरा त्रिभुज है वो कौन है, DEF है। देखिए DEF है। तो देखिए इसको जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर या फिर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर, अब देखिए आपको कौन सा अनुपात है वो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर में तो आपको दो ही ऑप्शन है, C है और D है, यानी कि दो ऑप्शन आपका छट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AB स्क्वायर बता DE स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर और DE स्क्वायर, मतलब कि ये आंसर सही है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन C होगा। अब देखिए थोड़ा सा D पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है AB स्क्वायर और बटा EF स्क्वायर। देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर है, उसके बाद EF है। तो देखिए यहाँ पर जो EF है वो किसका संगत है, तो BC का संगत है, मतलब कि ये ऑप्शन है वो गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन C होगा। तो देखिए यहीं पर आपको दे देता, यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको रहता है AC स्क्वायर और बटा DF स्क्वायर तो ये भी इसका सही आंसर होता, लेकिन अगर दे देता BC स्क्वायर और EF स्क्वायर तो ये भी इसका सही होता। मतलब कि जो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात होगा वही इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसको आप ध्यान में रखिए, मतलब कि ये कंसेप्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरह के एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट आप अभी क्लियर कर लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे कि किस चतुर्थांश में है, इसको आपको रटना नहीं है। तो देखिए आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, इसमें दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। देखिए इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इस तरफ होता है एक्स डैश, और देखिए यहाँ पर होता है वाई एक्सिस और इधर होता है वाई डैश। मतलब कि यहाँ पर देखिए 0 0 का निर्देशांक होता है, मतलब कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उस वहाँ पर का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। और देखिए आप जानते होंगे कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। तो पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई को लिखते हैं और बीच में कॉमा देते हैं। अब देखिए जो इस तरफ होगा, मतलब कि जो एक्स के पीछे होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस के पीछे होगा उसको एक्स डैश कहेंगे और एक्स का मान होगा माइनस में होगा। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए जो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं एक्स का मान भी वाई का मान दोनों का पॉजिटिव है। लेकिन देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का मान होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि देखिए इधर ये जो है वो एक्स डैश है और जो वाई का मान होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए तृतीय में आइए, तो तृतीय में देखिएगा दोनों माइनस में है। ये देखिए इधर वाई डैश है और इधर एक्स डैश है, तो देखिए दोनों हो जाएगा माइनस में। अब देखिए चतुर्थ में आइए, तो चतुर्थ में देखिए एक्स है वो प्लस में है लेकिन वाई है वो माइनस में है। देखिए यहाँ पर वाई डैश है और एक्स एक्सिस है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में करा है कि 4, -3 यानी कि प्लस है और क्या चीज़ है, माइनस है। देखिए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में है। तो देखिए चतुर्थ किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए कहता है a + b = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ a + b = 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर पूछ रहा है कि cos a बराबर होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग a को अलग कर देंगे इसमें से। देखिए a + b = 90 डिग्री है, तो a को अलग करेंगे तो a बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि देखिए इधर b है वो प्लस में है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग cos को ले लेंगे, तो इस तरफ हो जाएगा क्या चीज़, cos से, तो cos से बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, cos 90 - b। यहाँ देखिए cos 90 - b। और दोस्तों आप जानते होंगे कि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन b, यानी कि cos a बराबर होता है साइन b। तो देखिए साइन b किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 नंबर सवाल, कहता बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है। तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो क्या है, XY है। अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 बटा 2 करेंगे। देखिए x1 कितना है, 4 है, इसमें 6 है, तो 4 और 6 कितना होगा, 10, और 10 बटा 2 करेंगे कितना होगा, 5 होगा। मतलब कि x आ गया कितना, 5। अब देखिए y1 प्लस y2 करेंगे तो 5 5 10, और 10 बटा 2 ये भी आ गया 5। देखिए 5 5 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद ये 16वां क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर आपको पूछ रहा है। देखिए इसमें हम सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 90/3 करेंगे कितना होगा, तो 30 तिहाई 90, मतलब कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, मतलब कि कॉस 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए √3/2 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, मतलब कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई होगी। यानी कि कोई मीनार है जिसकी छाया है वो कितनी बन रही है, 30 मीटर बन रही है। तो पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये देखिए मीनार है और इसकी छाया कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण है, कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और देखिए यहाँ पर छाया कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। मतलब कि देखिए यहाँ से इसको हम अगर ABC लिखेंगे, AB अगर मीनार को दर्शाएंगे तो यहाँ पर देखिए BC हो जाएगा, वो छाया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छाया BC मतलब कि दिया हुआ है 30 मीटर। तो पूछ रहा है कि AB का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P क्या चीज़ है, AB है, जो कि मीनार की ऊंचाई है। AB बटा क्या हो जाएगा, BC, और BC कितना है, 30 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30। और tan 60 का मान होता है कितना, √3। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर कितना, AB और बटा 30। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 30√3। तो देखिए 30√3 किस में है, तो देखिए 30√3 है वो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आइए 18वां क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन है वो VVI है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता है वृत्त C, कहता है वृत्त C O, R के अंतःभाग के एक बिंदु P है। यानी कि जो वृत्त है वो C के जो केंद्र है वो क्या चीज़ है, C, R, यानी कि उसका जो त्रिज्या है वो R है और केंद्र है वो O है। उसके अंतःभाग में, मतलब कि देखिए यहाँ पर अगर कोई वृत्त पार लेते हैं तो इसका केंद्र है वो O पर है, और देखिए इसका त्रिज्या वो कितना है, R है। अब देखिए त्रिज्या R है और कह रहा है इसके अंतःभाग में कोई पॉइंट P है। देखिए हम कोई पॉइंट यहाँ पर चुन लेते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर P है। अब देखिए इसको हम लोग मिलाएंगे तो कह रहा है कि कौन सा जिसमें रिलेशन दिया हुआ है वो सत्य है। तो देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट अगर P रहेगा तो देखिए इसमें देखिए जो त्रिज्या क्या चीज़ है, त्रिज्या है वो क्या है, R है। तो देखिए जो O और P की जो दूरी होगा वो त्रिज्या से छोटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि R है वो बड़ा हुआ किससे, OP से। तो देखिए R है जो OP से किस में बड़ा दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए अगर P को हम कहीं भी ले लेंगे, यानी कि इसके अंतःभाग में लेंगे, इसके बाहरी भाग में नहीं लेना है। अगर बाहरी भाग में लेंगे मतलब कि अगर P पॉइंट यहाँ रहेगा तो ये तो त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके अंतःभाग में, तो अंतःभाग में हम P को कहीं भी लेंगे तो त्रिज्या से छोटा होगा। उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। देखिए ये भी क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस से है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता है यदि मीनार का पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसके जो मीनार है, देखिए मान लीजिए कि ये भी कोई मीनार है, यहाँ पर पा लेते हैं मीनार ये भी है, और इसके पाद बिंदु से कितना दूर,
तो 50 मीटर दूर, मतलब कि यहाँ पर देखिए सी पॉइंट को मान लीजिए, तो इसके बीच में दूरी कितना है 50 मीटर है। और यहाँ पर उन्नयन कोण है वो कितना है, तो 60 डिग्री है। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना था, यहाँ पर भी देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसमें भी देखिए tan 60 डिग्री करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री करते हैं तो क्या जो होगा P, तो P का मान कितना होगा AB, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे AB और बटा BC। अब देखिए BC का मान इसमें आपको दिया हुआ है कितना, सॉरी AB और BC का मान कितना दिया हुआ है इसमें आपको 50। तो देखिए यहाँ पर BC की जगह पर 50 लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, यानी कि AB का मान कितना होगा, तो AB का मान हो जाएगा 50√3। देखिए 50√3 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम था। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। मतलब कि देखिए यहाँ पर कोई वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु मतलब कि यहाँ पर है, तो इससे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए इस पर अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मात्र हम 2 स्पर्श रेखा है वो खींच सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 2। उसके बाद आइए 21वां क्वेश्चन, देखिए ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। यानी कि देखिए अगर कोण थीटा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो देखिए थीटा बटा 360 किस में है, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए 22 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो देखिए सबसे पहले घन का आयतन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग पहले इसका भुजा निकालेंगे। तो देखिए 25 का घन अगर करेंगे तो देखिए 5 × 5 × 5 मतलब कि इसका भुजा है वो कितना आ गया, 5 आ गया। और इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है। अब देखिए 6a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 गुने यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, और 25 × 6 करेंगे कितना होगा 150 होगा। तो देखिए 150 मीटर स्क्वायर किस में है, देखिए तो ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि फॉर्मूला कि परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है। तो देखिए त्रिज्या अगर दुगनी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो नई वृत्त की त्रिज्या बनेगा वो उसका दुगना हो जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर पहले r था, अब यहाँ पर देखिए और 2π अब हो जाएगा कितना 2r। अब देखिए पूरे को काटेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1:2 बचेगा। देखिए 1:2 बचेगा। अब देखिए पूछ रहा है तो नए, तो नए कौन हो गया, नया तो चेंज करने के बाद जो बना, तो नए का 2 है, पुराने का 1 है, मतलब कि इसका जो अनुपात बनेगा यहाँ पर 2:1 बनेगा। देखिए यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अनुपात किसका पूछ रहा है। तो देखिए अनुपात पूछ रहा है कि नए एवं पुराने, यानी कि पहले आपको नया लेना है। तो नया क्या चीज़ है, यानी कि हम पहले बात चेंज कर रहे हैं, मतलब कि दोगुना कर रहे हैं, तो नया कौन हो गया, यहाँ पर देखिए जिसका 2 आया, तो पहले नए लेंगे उसके बाद हम लोग पुराने लेंगे, तो कितना गया 2:1, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ 23 क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेंगे, यानी कि 24वां क्वेश्चन से उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।